हेलो गाइस, मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKMP बोर्ड पर स्वागत करता हूं। तो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमारा ग्रेविटेशन की जितनी भी थ्योरी थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। मैंने दो क्वेश्चन भी आपको बताए थे जो बीच में दिए रहते हैं पेज के, मतलब चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उसमें दो क्वेश्चन आपको बता दिए थे, वो करवाए भी थे। ठीक है, अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चन दिए रहते हैं वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं जो चैप्टर के बीच में दिए हुए हैं। यदि आप एनसीईआरटी बुक खोलोगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। पहला क्वेश्चन यही है। एक्चुअली ये थर्ड क्वेश्चन है क्योंकि दो क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूं, इसलिए थर्ड क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। फ्री फॉल, ठीक है। फ्री फॉल क्या होता है वो हमें बताना है। तो फ्री फॉल के बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि मान लो ये अर्थ है, अर्थ के ग्रेविटी में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, और वो अर्थ की ओर फॉल हो, ठीक है, तब क्या होगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। क्या होगी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। और इस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ऐसा आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए मैं पॉइंट मार्क करके लिख रहा हूं। मतलब ये अर्थ है, ठीक है, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है और वो अर्थ की ओर अट्रैक्ट होने लगता है, तब क्या होता है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। और जो अर्थ के अट्रैक्शन के कारण जो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की, और उसके कारण जो एक्सेलरेशन हो रहा है, उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये मैंने डिफाइंड किया है, लिखवाया भी है, इसकी वैल्यू क्या आएगी वो भी हमने डिस्कस किया था। स्मॉल g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। तो ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, बस आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यही है फ्री फॉल, और इसी से पूछ लिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉल मतलब क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाए और अर्थ की ओर अट्रैक्ट होने लगे तो उसको फ्री फॉल बोल देंगे। और उसमें जो चेंज आएगा उसकी वेलोसिटी में, और उससे एक्सेलरेशन में जो चेंज आएगा उस एक्सेलरेशन को बोल देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट समझे, एक तो फ्री फॉल और दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये ऐसे पढ़ चुके हैं हम पहले। अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट में हमें डिफरेंस बताना है, मास और वेट में, ठीक है। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज आप ओपन करोगे तो आपको वहां पर दिखेगा। तो मास और वेट में क्या डिफरेंस है, तो हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। क्या मास बराबर क्या होता है, मास को हम किस में लेते हैं, केजी में, ठीक है। और वेट, वेट क्या होता है, एक टाइप का ये क्या है, फोर्स है, इसको हम किस में लेते हैं, न्यूटन में, ठीक है। ये हमने बताया था आपको जब हमने मास और वेट पढ़ा था। यहां पर हम लिख सकते हैं कि मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनमें क्या हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मतलब ऐसा अपन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि 40 केजी मास है आपका, 50 केजी मास है, बस इतना बोलेंगे तो ये स्केलर क्वांटिटी। और वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या, यहाँ पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। मतलब क्या, जैसे ऐसा बोल दिया कि इस बॉक्स पर आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वेट क्या है, एक टाइप का फोर्स है। तो यदि आप इस एक बॉक्स से उस पर फोर्स लगा रहे हो तो दो चीजें, एक तो फोर्स की कुछ वैल्यू होगी, मान लो 40 न्यूटन, ठीक है। और दूसरा इसका क्या होगा, डायरेक्शन, कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप लगाओगे, या तो साइड से लगाओगे, या ऊपर से लगाओगे, या फिर इधर से लगाओगे, या फिर इधर से लगाओगे। मतलब वेक्टर क्वांटिटी दो होती है जिनका मैग्नीट्यूड हो और क्या हो, डायरेक्शन। और स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनका क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। तो मास क्या है, स्केलर, और वेट क्या है, वेक्टर, ठीक है। उसके बाद में मास क्या होता है, डू नॉट चेंज विथ डिफरेंट प्लेसेस। मास हमेशा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, बॉडी हो, उसका मास हमेशा सेम रहेगा। लेकिन वेट क्या होता है,
चेंज होता है, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू प्लेसेस, ठीक है, प्लेस के हिसाब से चेंज हो जाता है। जैसे अपन मान लो बात करें कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है, मास नहीं मानते अपन, वेट मान लेते हैं, ठीक है, वेट अपन मान लेते हैं 50 न्यूटन। वेट मान लिया अपन ने, कोई ऑब्जेक्ट है उसका वेट कितना है 50 न्यूटन। और यदि अपन उसका मास देखेंगे तो मास तो क्या है उसका अर्थ और मून पर दोनों पर सेम रहेगा, लेकिन वेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वेट चेंज, क्योंकि वेट को हम क्या लिखते हैं mg, तो मास तो सेम रहेगा लेकिन ग्रेविटी चेंज हो जाती है। अर्थ की ग्रेविटी अलग है, मून की ग्रेविटी अलग है, इसलिए क्या है उसका वेट चेंज हो जाएगा। तो इसलिए वेट चेंज हो जाता है प्लेस के टाइम से, और जो मास है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये दो तीन डिफरेंस है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और मैंने डेफिनेशन आपको लिखवाई है, वो आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, वहां से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूं, इसको रफ कर लेता हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पेज नंबर 141। 141 पर दो क्वेश्चन दिए हैं तो वो डिस्कस करेंगे हम। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, why it is difficult to hold a school bag having a strip made of a thin and strong strip। मतलब बोलना चाह रहा है कि एक स्कूल बैग है, जैसे आपके पास नहीं है स्कूल बैग, ठीक है, उसको आप होल्ड करते हो बैग को इस टाइप से, ये आपका मान लो बैग है, ठीक है, और ये उसकी क्या है स्ट्रिप। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यदि ये स्ट्रिप थिन हो तो उसको पकड़ना मुश्किल क्या होता है। जैसे स्कूल बैग है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्कूल बैग आता है, किसी की जो स्ट्रिप रहती है वो मोटी रहती है, ठीक है, और किसी की स्ट्रिप क्या रहती है, पतली। तो यहाँ पर बोल रहा है यदि स्ट्रिप ये पतली होती है तो उसको जो पकड़ना है वो मुश्किल क्या होता है, मतलब यदि हम पकड़ेंगे तो हमारा जो हाथ है वो रेड हो जाता है, पूरा लाल लाल हो जाता है, क्यों होता है ऐसा, वो पूछना चाह रहा है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये सारे, मतलब बेसिक जो हम पढ़ रहे हैं ये सारे आपके डेली लाइफ में होते हैं। कि मान लो एक बैग मैंने ले लिया जिसकी स्ट्रिप पतली है इतनी बड़ी, ठीक है, और उसको आप पकड़कर, और यदि एक स्ट्रिप मोटी है उसको आप पकड़ते हो, तो यदि आप मोटी स्ट्रिप को पकड़कर उठाओगे तो आपका जो हाथ है वो लाल नहीं होगा, लेकिन यदि आप पतली स्ट्रिप्स को उठाकर पकड़ोगे तो वो आपका जो हाथ है वो लाल हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है वो पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये हमने पढ़ रखा है, पढ़ा है नहीं, इसको बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है। इसमें हमने बताया था यदि फोर्स सेम हो, क्या सेम हो, फोर्स यदि सेम हो तो हम लिख सकते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब क्या है कि यदि एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। ये ऐसा है उल्टा होगा, ठीक है, इनवर्सली में उल्टा होता है, डायरेक्टली में सेम होता है। तो ये इनवर्सली है, मतलब यदि एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। ऐसा ही तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर क्या है, एरिया क्या है, कम, इसके रिस्पेक्ट में ये एरिया क्या है, कम है, तो यहाँ पर प्रेशर उसको क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा, प्रेशर उसको क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा, और प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, इसलिए इसको होल्ड करना क्या है, मुश्किल होता है। यदि यहाँ पर आप देखोगे तो इसका एरिया क्या है, ज्यादा, अब एरिया ज्यादा है तो उसको प्रेशर क्या लगाना पड़ेगा, कम, ठीक है। इसलिए मोटी स्ट्रिप को जब भी हम पकड़ते हैं तो हमारा जो हाथ है वो रेड नहीं होता है। जैसे मान लो आपके पास बकेट है, ठीक है, और बकेट को आप उठाते हो तो आपका जो बकेट भरी हुई है तो आपका जो हैंड है वो पूरा रेड रेड हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो बकेट की स्ट्रिप वो इस टाइप से रहती है, वो बिल्कुल पतली सी रहती है। बहुत सारी बकेट में आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो रेड कलर में एक ऐसा कनेक्ट रहता है, वहीं से हम पकड़ते हैं। वहीं से क्यों पकड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर यदि हम पकड़ेंगे तो इसका एरिया थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो एरिया ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर कम लगाना पड़ेगा, यदि एरिया कम रहेगा तो प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। ये यहाँ से हमने इसको प्रूव किया है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहीं पर मैं बता देता हूँ, सिंपल है वो तो, ये हमने पढ़ चुके भी है। सेकंड क्वेश्चन पेज नंबर 141, ऐसा बोल रहा है व्हाट डू यू मीन बाय बायंसी। बायंसी फोर्स हमने बहुत पढ़ा है। मान लो आपने पानी में डुबकी लगाई, ठीक है, आप ऊपर से कूद गए पानी में, तो पानी भी आपके ऊपर फोर्स लगाता है, इसी को क्या बोलते हैं, बायंसी बोलते हैं। यही हमने पढ़ा था ना कि कोई भी लिक्विड है, जैसे आपने बोतल ली, ये बोतल ले लिया आपने, वैसे यहाँ पर पानी है, बोतल खाली है, अब बोतल को आप नीचे दबाओगे तो ये नीचे चली जाएगी, लेकिन जैसे ही आप इसको छोड़ दोगे तो वापस बोतल कहाँ पर आ जाएगी, ऊपर।
ऐसा क्या होता है, क्योंकि ये लिक्विड है, ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक है। जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, बायनेंसी। ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको लिखवाई है, तो ये सिंपल यहाँ पर मैंने बता दिया है कि बायनेंसी क्या होता है। तो यहाँ पर पेज नंबर 141 के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं 142। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो पेज नंबर 141 पर ही हम देख रहे हैं, फिर हम 142 पर आएंगे। पहले 141 पर क्वेश्चन नंबर 3 वो बोल रहा है कि why does an object float and sink when placed on a surface of water? Float and sink मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उसको यदि हम वाटर में डालें तो हमें पता है कि कोई सा एक ऑब्जेक्ट है वो तो क्या करता है, इस पर फ्लोट करता है, तैरता है। लेकिन कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है वो इसमें सिंक हो जाता है, मतलब डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये हमने पढ़ा है। किससे रिलेटेड है? डेंसिटी से। डेंसिटी से हमने पढ़ा है कि जिसकी डेंसिटी किससे, वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होगी वो क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो किससे, वाटर से, तो वो क्या हो जाएगा, सिंक। इसका हमने बेसिक कॉन्सेप्ट लेक्चर में देखा है जब हमने इसकी थ्योरी पढ़ी थी। तो यदि आपको अच्छे से समझना है तो वो लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, यदि फ्लोट हो रहा है, फ्लोट की कंडीशन क्या थी कि यदि वाटर की डेंसिटी ज्यादा है किसकी डेंसिटी से, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से, तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है। ये दो चीजें हमने पढ़ी, तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम आते हैं पेज नंबर 142। पेज नंबर 142 पर दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg ऑन ए वेटिंग मशीन। मतलब आपने कहीं पर वेट किया, कहीं वेटिंग मशीन पर गए, ठीक है, और वहां पर आपका मास कितना आ गया, 42 kg। मतलब कहीं पर वो मशीन रखी हुई थी जिससे हम वजन नापते हैं, हम वहां पर गए और हमने वजन नापा तो हमारा वजन कितना आ गया, 42 kg। इतना आ गया हमारा वजन, ठीक है। अब वो बोल रहा है इज योर मास मोर और लेस देन 42 kg। अब आपसे पूछा गया कि आपका जो मास है वो 42 kg से ज्यादा है या फिर कम है, ये बताना, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि मान लो आप कहीं पर गए, कहीं पर तोलने वाली मशीन रखी हुई थी, आपने उस पर चढ़ गए और आपने वहां पर तोला, तो आपका जो वेट आया वो उसने कितना बताया, 42 kg। अब आप ये बताओ कि आपका जो मास है वो 42 kg से ज्यादा है या फिर कम है। तो हमने अभी डिफरेंस पढ़ा है, क्या डिफरेंस पढ़ा है, मास और वेट में। या फिर आप बोल सकते हो कि इन दोनों में रिलेशन हमने पढ़ा है कि वेट बराबर mg, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि जब आप वेटिंग मशीन पर गए तो वहां पर आपका एक तो मास लग रहा था, ठीक है, और दूसरा क्या लग रहा था, ग्रेविटी। तो इसलिए आपका कितना आ रहा था, 42 kg। मतलब आपका जो मास है, मास क्या होगा, मास कैसे निकलेगा, वेट डिवाइडेड बाय जी। तो वेट कितना आया आपका, 42, ठीक है, और ग्रेविटी हमने मान ली 9.8। तो आपका मास 42 से कम है या फिर ज्यादा, इस देखकर बताओ आपकी कम है या ज्यादा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो मास होगा वो क्या होगा, लेस होगा, 42 से क्या होगा, लेस होगा, ठीक। इसमें आपको फाइंड आउट नहीं करना है, सिर्फ आपको बताना है कि आपका जो मास होगा वो लेस होगा या फिर नहीं होगा, ठीक। अब इसको मैं रफ कर देता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पेज नंबर 142 पर, सेकंड वाला क्वेश्चन। उसमें क्या बोला गया है कि आपके पास एक बैग है कॉटन का, एक बैग है, उसमें क्या है, कॉटन, ठीक है, और एक आयरन बार है, आयरन की एक रॉड है या फिर बार बोल दो आप, आयरन, ठीक। इन दोनों का यदि जब आपने इन दोनों का क्या किया, वेट किया, तो कितना आया, इसका भी आपने वेट किया तो 100 kg और इसका भी क्या आया, 100 kg, ठीक। इन रियलिटी वन इज हेवियर देन अदर। अब ऐसा बोल रहा है कि आपने वेट किया मशीन पे, मतलब आपने जब ये वेटिंग मशीन ली और उस पे जब आपने वेट किया, ठीक है, तो दोनों का जो वेट आया ये मशीन ने यहाँ पर शो किया, ठीक है, वो कितना शो किया, 100 kg, दोनों का सेम, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब हम इन दोनों को हाथ में लेते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि जब दोनों को अपन हाथ में लेते हैं, वो ऐसा बोलना चाह रहा है
कि दोनों को मान लो मैं एक हाथ में, इस हाथ में क्या ले लूं, कॉटन ले लो 100 kg, और दूसरे हाथ में मैं क्या ले लो, आयरन ले लो 100 kg का। ठीक है, ठीक है। वो रोड कैसी होगी, ऐसी होगी, आयरन की रोड इस टाइप से ऐसे रखी होगी। ठीक है, और जो कॉटन होगा वो क्या होगा, पूरे हाथ में फैला हुआ होगा। तो आपको ये बताना है कि यदि दोनों को आपने दो अलग अलग हाथ में रखा है तो कोई एक है उसका वजन आपको ज्यादा लगेगा, कॉटन का ज्यादा लगेगा या फिर आयरन का ज्यादा लगेगा, और लगेगा तो फिर क्यों लगेगा ये आपको बताना है। तो पहले तो ये बताओ आप कि कॉटन का ज्यादा लगेगा या फिर आयरन का ज्यादा लगेगा। तो आपको डेफिनेटली किसका ज्यादा वेट लगेगा, आयरन का ज्यादा वेट लगेगा आपको। आयरन क्या लगेगा, हेवियर। ठीक है, क्यों हेवियर लगेगा, अब ये वाली बात आ जाती है। तो अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कि यदि हम स्कूल बैग की एक स्ट्रिप है और स्कूल बैग को हम पकड़ते हैं या फिर हम बाल्टी को पकड़ते हैं तो हमारा जो हाथ है वो लाल हो जाता है। ठीक है, उसका एरिया कम रहता है, तो हमें फोर्स जो प्रेशर है वो ज्यादा लगाना पड़ता है। मतलब प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, या फिर हम इसको लिख सकते हैं थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो यहाँ पर क्या है, जो प्रेशर है वो तो सेम है दोनों पे, लेकिन यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, एरिया। क्योंकि जो कॉटन है वो ज्यादा जगह में फैला हुआ होगा। मतलब जो कॉटन है, जैसे आयरन रोड है वो तो ऐसी होगी, पेन जैसी ऐसे रखा जाएगी एक जगह में, लेकिन जो कॉटन है वो क्या पूरे हाथ में ऐसे फैला हुआ होगा। तो जो एरिया होगा कॉटन का वो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा जगह में फैला हुआ होगा, लेकिन जो आयरन है उसका एरिया क्या होगा, कम होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया है कि जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। मतलब यदि एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो इसका एरिया क्या है, ज्यादा। इसका एरिया क्या है, ज्यादा। ये एरो बना रहा हूं ऊपर, मतलब ज्यादा है, तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ पर एरिया ज्यादा है इसका, तो इसका प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके रिस्पेक्ट में इसका एरिया क्या है, कम, तो इस पर प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा। मतलब हमारी हथेली में वो इतनी सी जगह में रखा होगा बस। ठीक है, ये इतनी जगह, जितनी जगह पेन है ना उतनी जगह में रखा होगा, लेकिन यदि मैं कॉटन को लूंगा तो वो पूरे हाथ में रखा हुआ होगा। तो इसका एरिया ज्यादा होगा और इसका एरिया क्या होगा, कम। अब कम एरिया होगा तो हमें प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो ये हेवी लगेगा, और इसका एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा, तो ये क्या लगेगा, हल्का लगेगा, थोड़ा सा। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा कि वो बहुत ज्यादा, थोड़ा सा आपको कॉटन हल्का लगेगा और आयरन रॉड थोड़ी सी आपको भारी लगेगी। ठीक है, तो वो किस लिए लगेगी, एरिया की वजह से। आ गया सभी को समझ में। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चन दिए रहते हैं वो सारे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे एक्सरसाइज का। अब देखिए नेक्स्ट हम आते हैं अब एक्सरसाइज पर। उसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। क्वेश्चन ऐसा बोलना चाह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आप मास कुछ भी मान सकते हो। उसने बोला है कि दो ऑब्जेक्ट आप मानो, मान लो ये एम मास का ऑब्जेक्ट है और इसका मास है स्मॉल है। ठीक है, और इन दोनों की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस उनके बीच की कितनी है, डी। अब क्या बोला गया है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, यदि उनके बीच की दूरी कितनी कर दी जाए, आधी। मतलब मैं क्या करूं कि मास तो यही रहने दो, ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, लेकिन इनके जो बीच की दूरी है वो आधी कर दूं, मतलब d/2। तो पूछा है कि ग्रेविटेशन फोर्स जो होगा उसमें क्या चेंज होगा, जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा उसमें क्या चेंज होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। कैपिटल M क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास, स्मॉल m दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, g क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, d क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट फ्रॉम देयर सेंटर, उनके सेंटर से दूरी। जैसे इसका सेंटर यहाँ पर है, इसका सेंटर यहाँ पर है, तो दोनों के सेंटर से जो दूरी है उसको बोलते हैं हम d। ठीक, तो आप देखो, मान लो मैं पहले में इक्वेशन लगाऊं, तो पहले में क्या इक्वेशन लगी मेरी, g कैपिटल M स्मॉल m और d स्क्वायर, क्योंकि ये कैपिटल M इसका मास, स्मॉल m इसका मास, और d हो गई इन दोनों के बीच की दूरी। लेकिन यदि मुझे यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, जिसको मैं मान लेता हूँ F1। ठीक है, इसको F ही मान लेता हूँ या फिर, और इसको मान लेता हूँ मैं F1।
अब यहाँ पर यदि मैं लिखूं तो मास जी तो जी लिख दिया मैंने, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट का मास कैपिटल M, तो मास तो सेम है M, दूसरे का भी मास सेम है, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस को हमने कितना कर दिया, यहाँ पर d थी, यहाँ पर d/2 कर दिया। तो जो डिस्टेंस में यहाँ पर d लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिखूंगा, d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। F1 इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। ये d का स्क्वायर हो जाएगा और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए ये 4 यहाँ पर है तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो हम लिख सकते हैं F1 इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय d स्क्वायर इंटू 4, ठीक। अब मैं यहाँ पर जो है इसको क्या मैं किसी से रिप्लेस कर सकता हूँ, इसको किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, इस f से बदल सकता हूँ, क्योंकि ये क्वांटिटी तो सेम है, दोनों सेम दिख रही है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, F1 बराबर 4, या फिर मैं ऐसा लिख लेता हूँ F इंटू 4, इसकी जगह मैंने F लिख दिया, इंटू 4 लिख दिया। अब मुझे इससे क्या पता चला कि पहले जितना फोर्स लग रहा था, ठीक है, उसमें मैंने कितने का गुणा किया, 4 का गुणा किया। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में फोर्स आ गया, मतलब जो फोर्स है वो कितने गुना बढ़ गया, 4 गुना, 4 टाइम्स जो फोर्स है उन दोनों के बीच में बढ़ गया, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि द फोर्स बिटवीन देम इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। जो फोर्स है उनके बीच में वो कितने टाइम बढ़ जाएगा, 4 टाइम बढ़ जाएगा, ठीक। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ हमने निकाला, तो इससे हमने क्या पता चला कि यदि डिस्टेंस को हम कम कर दें, क्या कर दें, डिस्टेंस को, जैसे दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच की डिस्टेंस को हम कम कर दें, तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे डिस्टेंस d थी तो फोर्स F था, लेकिन डिस्टेंस कितनी हो गई, आधी, d/2 हो गई, तो जो फोर्स है वो कितना हो गया, 4F, 4 गुना बढ़ गया। तो यदि डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। ये भी आप बोल सकते हो, जब मास दोनों का सेम हो और डिस्टेंस हम कम कर दें तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि कितने गुना फोर्स बढ़ेगा। जैसे कि मान लो, आप इसको समझेंगे कैसे, कि मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और एस्टेरॉइड का नाम सुना है आपने, एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड मतलब जो स्पेस में कोई भी अर्थ जैसा कोई ऑब्जेक्ट है, वो यदि अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाए, कहां पर आ जाए, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाए, तो अर्थ उसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो जब वो दूर रहेगा तो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन जब वो पास आने लगेगा मतलब उसकी डिस्टेंस क्या होगी, कम, पास आने लगेगा मतलब क्या, उसकी डिस्टेंस कम होगी, और डिस्टेंस कम होगी तो वो और ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, मतलब हम दूरी कम करेंगे तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज होने लग जाएगा, ठीक। ये एप्लीकेशन है इसका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आते हैं। वो बोल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। मतलब हमने क्या पढ़ा है कि F ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू G m1 m2 कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है कहीं का, मास का, मतलब जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसा हमने पढ़ा है। ऐसा वो बोल रहा है कि gravitational force act on the object is proportional to their masses, then by heavier object does not fall faster than a light object। अब वो बोलना चाह रहा है कि मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर से कहीं से, ठीक है, यहां से स्पेस से दो चीजें आ रही, एक है लाइट और एक है हेवी, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि हम देखें तो ये दोनों क्या है, एक साथ आती है, मतलब इनको टाइम जो लगता है यहां से अर्थ तक पहुंचने में दोनों को सेम लगता है, वो लाइट हो चाहे हेवी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोनों को टाइम सेम लगता है। लेकिन यदि हम इसको देखें तो जिसका मास ज्यादा
उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा, तो वो जल्दी आ जानी चाहिए, ऐसा बोलना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पर तो दोनों सेम टाइम पे आती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर यदि हम अर्थ की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ग्रेविटी होती है। क्या होती है? ग्रेविटी। वो क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो मास पर तो डिपेंड नहीं करती, ठीक है, जो ग्रेविटी है वो मास पर डिपेंड नहीं करती है, डू नॉट डिपेंड ऑन मास। या फिर आप बोल दो कि उसकी वैल्यू अर्थ पर क्या है, जी सेम है हर जगह, वो कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आप बोल दो कि जो अर्थ पर है ग्रेविटी तो सेम है, तो इसलिए इसका मास कुछ भी हो, हेवी हो चाहे लाइट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा 9.8 मीटर पर सेकंड, इसलिए ये दोनों क्या आएंगी सेम टाइम पर, ठीक। क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा था, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। उसने बोला है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता है किसके प्रोपोर्शनल के, मास के प्रोपोर्शनल है, मतलब कि ग्रेविटेशनल मास बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा। अब यदि मैं देखूं तो दोनों, यदि मैं कोई स्पेस से एक हेवी ऑब्जेक्ट और एक लाइट ऑब्जेक्ट फेंकूं तो दोनों अर्थ पर सेम टाइम पर आ जाते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए था एक्चुअल में, जो हेवी ऑब्जेक्ट है उसको जल्दी आना चाहिए था और लाइट ऑब्जेक्ट को लेट से आना चाहिए था। ऐसा क्यों? क्योंकि हेवी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा तो उसका अट्रैक्शन जो अर्थ है उसको ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहिए, ऐसा बोलना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि जो अर्थ है उसका ग्रेविटी हर जगह क्या है, सेम। उसकी ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी मतलब क्या, एक्सेलरेशन। जिस एक्सेलरेशन से ये ऑब्जेक्ट आएगा वो इसका भी क्या होगा 9.8 और इसका भी क्या होगा 9.8। अब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है इसलिए दोनों को टाइम क्या लगेगा, सेम लगेगा, ठीक। आ गया समझ में सभी को? ये एक क्वेश्चन बोलना चाह रहा था। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बुक से देख लेता हूं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए क्वेश्चन आप जैसा पढ़ते जा रहे हो ना वैसे वैसे आप समझते जाओ। हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो हमें चाहिए जी एम, कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर, मतलब हमें दो बॉडी का मास चाहिए और उनके बीच की दूरी चाहिए, और जी, जी की वैल्यू हमें पता है, जी क्या होता है, क्या होता है 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक। ये हमें जी की वैल्यू पता है। अब आगे बढ़ते हैं। इतना देखिए पहली लाइन मैंने पढ़ी और उससे मैंने क्या कंक्लूजन निकाला, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हमें फोर्स निकालना है तो ये सब चीजें चाहिए, इसमें जी हमें पता होना चाहिए तो जी मैंने वैल्यू लिख ली। उसके बाद में आगे बोला गया है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ए केजी ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। अर्थ, एक तो अर्थ का, तो मास ऑफ अर्थ चाहिए हमें, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट उन्होंने दिया है, ऑब्जेक्ट कितने का है 1 kg का, ये उन्होंने दिया है, ठीक, ये दिया गया आपको। और मास ऑफ अर्थ इसमें दिया गया है क्वेश्चन में, मास ऑफ अर्थ है आपका 6 × 10⁻24 kg, ठीक है। और रेडियस ऑफ अर्थ दिया उन्होंने, रेडियस ऑफ अर्थ हमें दी गई है, वो कितनी दी गई है 6.4 × 10⁻6 मीटर, 6 मीटर, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको दी गई। अब आपको क्या निकालना है, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है अर्थ और जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान में रखना कि यहाँ पर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है कितने केजी का, 1 kg का, तो वो यदि हम इनके बीच की दूरी देखें, अर्थ के बीच में और इस ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी देखें, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये अर्थ की क्या होगी रेडियस, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट क्या होगा अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, मतलब मैंने यहाँ पर तो ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट बना दिया, अर्थ के रिस्पेक्ट में यदि मतलब 1 kg को मैं देखूंगा तो आपको मिलेगा भी नहीं सरफेस पे कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेडियस ऑफ अर्थ है वही क्या हो जाएगी, इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी, मतलब वही क्या हो जाएगी डी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे F बराबर जी, जी की वैल्यू, अब देखिए मैं सारी यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूँ। तो जी हमने लिख लिया 6.67 × 10⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ
6 है इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितने का है 1 kg का, तो 1। अब देखिए यहाँ पर मास ऑफ अर्थ भी kg में है और मास ऑफ ऑब्जेक्ट भी kg में है, मतलब दोनों की यूनिट सेम रहनी चाहिए। यदि यहाँ पर यूनिट अलग रहती तो फिर इसको kg में करते हैं, लेकिन kg में ही दिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं। नीचे लिख लेंगे आप क्या, d का स्क्वायर, तो d क्या है रेडियस ऑफ अर्थ ही है, तो रेडियस हम देख लेंगे 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर। F बराबर, अब देखिए हम पावर को सॉल्व कर लेते हैं पहले, इसको मैं लिख लेता हूँ 6.67 इंटू 6, ठीक है 1 का तो कोई मतलब नहीं है तो इसको हटा दो। अब इन दोनों को यदि देखना है मुझे तो 10 टू दी पावर, तो यहाँ पर देखिए दो चीजें लिखी है 10 टू दी पावर 24 इंटू 10 टू दी पावर -11। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जब दोनों पावर दी रहती है और दोनों का जो कोफिशिएंट है वो सेम है, जैसे x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, यदि ऐसा है तो हम क्या करते हैं x की पावर m प्लस n दोनों को जोड़ देते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर करना है आपको, दोनों को जोड़ देना है। तो आप क्या करोगे 24 माइनस 11, क्योंकि जोड़ना मतलब क्या, जोड़ोगे तो ये माइनस में, तो माइनस में आएगा, तो 24 माइनस 11 करो कितना बचेगा 10 टू दी पावर 13, 13 बच जाएगा, ठीक है ऊपर। और नीचे यदि हम सॉल्व करें तो 6.4 इंटू 6.4 दो बार लिख लिया मैंने क्योंकि वर्ग है, इंटू 10 टू दी पावर, अब देखिए यहाँ पर लिखा है 10 टू दी पावर 6 का स्क्वायर, यदि 10 टू दी पावर 6 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 12, दो का मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 में तो 6 दूनी 12। तो इसको आपको क्या कर लेना है सॉल्व कर लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या था, सारी चीजें आपको दी गई थी और आपको क्या निकालना था ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात क्या थी, समझने वाली बात ये थी कि ये ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया था 1। अब आपने ये बोल देते कि सर यहाँ पर ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में दूरी तो दी नहीं है, तो ये समझने वाली बात थी कि जो अर्थ है और जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच की जो दूरी रहेगी वो रेडियस ऑफ अर्थ होगी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत छोटा है, तो इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे और रेडियस को ही क्या मान लेंगे डी मान लेंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है, यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। मुझे लगता है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की कोई कंप्लेंट हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपको जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है ताकि हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो वो आप तक आ सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है ताकि इसका वो बेनिफिट ले सके। ओके, थैंक यू गाइस, वी विल कंटिन्यू टुमारो।